दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम बेसिक लॉज को समझ रहे थे। आज हम बात करेंगे नोडल एनालिसिस की। नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप सर्किट में किसी भी ब्रांच के थ्रू करंट, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज एंड एलिमेंट में पावर कंजप्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहां पे बेसिक्स की बात नहीं करूंगा कि नोडल को कहां से आया, कैसे बना, वो सब चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट नोडल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा और उसकी हेल्प से करंट एंड वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम समझेंगे। इससे आप थोड़ा फास्ट हो जाओगे। तो जरा देखिए, सोचिए मेरे पास कोई सर्किट है और इस सर्किट में कुछ इस तरह से सोर्सेज कनेक्ट हैं। अब यहां पे मैं डिपेंडेंट सोर्सेज को भी ले रहा हूं भाई। सोचिए इस तरह से मेरे पास कोई सर्किट है और ये ऐसे कनेक्टेड है। ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसकी वैल्यू है 10i1 और ये करंट मान लीजिए i1 है, मतलब ये इस ब्रांच करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये रेजिस्टेंस है मेरा 10 ओम, ये है 5 एम्पियर, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 20 वोल्ट है। इस तरह का मान लीजिए कोई सर्किट है और आपसे पूछा है कि बताइए इस ब्रांच का करंट क्या होगा, I0। आपसे ये पूछ लिया है, या फिर आपसे ये पूछ लिया है कि बताओ ये कितनी पावर को कंज्यूम करेगा। जो ये डिपेंडेंट सोर्स है कितनी पावर को कंज्यूम करेगा, पावर एब्जॉर्ब बाय दिस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है नोडल। जरा देखिए, नोडल में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि कितने जंक्शंस हैं। और जंक्शन कैसे देखते हो बताओ? वो पॉइंट ढूंढिए जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक जंक्शन है, ये पूरा एक जंक्शन है। ये जब सीधी वायर होती है ना उसको एक ही नोड या जंक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये पूरा एक जंक्शन है। इसको जंक्शन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दो से ज्यादा है, एक इधर एक इधर एक इधर, इसका मतलब 3 ब्रांच होगी ना, तो इसलिए एक जंक्शन है। दूसरा ये देखो ध्यान से, ये भी एक जंक्शन है, ठीक है, ये भी एक जंक्शन है। तो टोटल कितने जंक्शन हो गए बताओ? टोटल 2 जंक्शन हो गए इसमें। यहां पे भी 3 ब्रांचेस मिल रही है ना, एक इधर एक इधर एक इधर। आप बोलोगे सर लेकिन ये बीच में वायर है। वायर, सीधा वायर जब कनेक्ट होता है ना वो एक ही पॉइंट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पे 2 जंक्शन है। अब इनमें से किसी भी एक जंक्शन को आप रेफरेंस मान लो। रेफरेंस का मतलब जनरली हम 0 वोल्ट लेते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, आप रेफरेंस को कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट इन जनरल हम क्या लेते हैं? 0 ले लेते हैं। तो मैंने इसको रेफरेंस जंक्शन मान लिया और इसको मैंने 0 वोल्ट ले लिया। यह जंक्शन है, ध्यान रखिएगा। रेफरेंस आप 10 वोल्ट भी, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट कुछ भी ले सकते हो। फिलहाल मैंने 0 वोल्ट ले लिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये जंक्शन मैंने रेफरेंस मान लिया और इसको मैंने अननोन मान लिया VA, ठीक है। अब मुझे I0 निकालना है, ब्रांच करंट निकालना है। तो ब्रांच करंट निकालने के लिए नोडल लगाइए और नोडल के लिए जरूरी है कि आपके पास जंक्शन वोल्टेज आपको पता हो। अगर ये जंक्शन वोल्टेज पता होगी तो आप ये ब्रांच करंट वगैरह सब निकाल दोगे, ठीक है। तो ये मैंने 0 मान लिया, इसको मैंने VA लिख दिया। अब नोडल इक्वेशन लिखते हैं। नोडल इक्वेशन कैसे लिखेंगे जरा देखिए। हमें इस जंक्शन पे नोडल की इक्वेशन लिखनी है। अननोन हमारा VA है, हमें VA फाइंड करना है। तो आप क्या किया करो, आप इस जंक्शन पे लिख रहे हो ना इक्वेशन, तो इस जंक्शन का जो अननोन वोल्टेज है उसको ये लिखो और इसके कोफिशिएंट को लिखो यहां पे। और कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे बताओ? जो इस जंक्शन से ब्रांचेस कनेक्ट है, हर ब्रांच के रेजिस्टेंस को उल्टा करके ऐड कर दो। जैसे देखो ये ब्रांच कनेक्ट है, यहां पे एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक देखना होता है ब्रांच को। तो ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस देखो कितना है, 10, तो उसको उल्टा कर दो 1/10। यहां पे हो जाएगा 1/10। फिर आ जाओ यहां पे देखो, यहां पे भी 10 ओम है, तो उसको उल्टा कर दो 1/10 और ऐड कर दो यहां पे, ठीक है। फिर आ जाओ यहां पे, इसमें कितना है 10, लेकिन इसमें करंट सोर्स आ गया, तो करंट सोर्स वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस को नहीं लिखेंगे, ठीक है। करंट सोर्स जिसमें भी आ जाए उसमें कुछ देखना ही नहीं होता,
उसको बस छोड़ दो, बस करंट सोर्स को नहीं देखना होता, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोडल इक्वेशन लिखते टाइम जिस जंक्शन पे आप इक्वेशन लिख रहे हो उस जंक्शन की जो वोल्टेज होगी उसके कोफिशिएंट को कैसे लिखते हैं। तो उसके कोफिशिएंट को कैसे लिखेंगे बताओ। जो ये जंक्शन है, इस जंक्शन से जो भी ब्रांचेस कनेक्ट होंगी, हर एक ब्रांच के रेजिस्टेंस को 1 में करके लिखो और ऐड करते चलो। जैसे यहां पे देखो, इस जंक्शन से ये ब्रांच कनेक्ट है तो 1/10, ये ब्रांच कनेक्ट है तो इसका भी रेजिस्टेंस 1/10, टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच में 10 ही तो है, तो 1/10। और इधर का नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स आ गया है। तो किसी भी ब्रांच में चाहे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाए चाहे डिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाए, उसको देखना ही नहीं है, उसके रेजिस्टेंस को यहाँ पे लिखना ही नहीं है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर बराबर के इधर आएंगे, क्योंकि एक ही आपका अननोन है, ठीक है, एक ही अननोन है, उसके ये कोफिशिएंट आ गए भाई, एक ही तो अननोन जंक्शन है ना भाई, तो उसके हमने कोफिशिएंट लिख दिए। बराबर के इधर क्या लिखेंगे, एंट्रिंग करंट। अब ये एंट्रिंग करंट क्या होता है, इस जंक्शन में क्या एंट्रिंग करंट होगा। अब एंट्रिंग करंट कैसे निकालते हैं, उसकी एक ट्रिक याद रखिए। क्या ट्रिक याद रखनी है, आप ये देखो कि इस ब्रांच में तो करंट है 5 एम्पियर का है, तो फिक्स ही हो गया, और ये इस जंक्शन में इस ब्रांच से एंट्री तो करेगा ये, तो इसको सीधा सीधा यहां पे लिख दो 5। अब आ जाओ इस ब्रांच में, आप ये देखा करो कि इस ब्रांच में सोर्स किधर है, कोई सोर्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स होता तो सीधा ही लिख देते, वोल्टेज सोर्स देखो यहां पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ भाई, और माइनस से प्लस देखो किधर है, माइनस से प्लस ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है ये करंट को ऊपर की तरफ भेजेगा। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा तो ये करंट को ऊपर की तरफ भेजेगा, क्योंकि माइनस से प्लस इसका ऊपर की तरफ है, और जो ऊपर की तरफ करंट होगा वही तो इस जंक्शन में एंटर करेगा। तो इसका मतलब ये जो सोर्स है ये करंट को एंटर कराएगा। कितना एंटर कराएगा बताओ जरा, इसकी वैल्यू कितनी है 10i1। तो आप एंटरिंग करंट अगर आपको निकालना होगी सोर्स की वजह से कितना एंटर करेगा, तो इस सोर्स की वैल्यू देख लो, डिवाइड बाय इस ब्रांच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो देख लो। तो इस ब्रांच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम है, तो इसको डिवाइड कर दो 10 ओम, तो ये क्या हो जाएगा, ये i1 आ जाएगा आपके पास। तो i1 जो है ये एंटर कराएगा, ये सोर्स जो है इस जंक्शन में i1 करंट एंटर कराएगा, तो यहां से i1 लिख दो, यहां पे i1 लिख दो, सही है। अब आ जाओ यहां पे, अब एक चीज और ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये जो i1 करंट है ना ये इस ब्रांच का करंट नहीं है। इस ब्रांच में जो करंट आएगा तो सारे सोर्सेज की वजह से आएगा ना। ये जो i1 करंट है ये केवल इस सोर्स की वजह से एंटरिंग करंट है, आप बस इसको इतना ध्यान रखिए, केवल इस सोर्स की वजह से एंटरिंग करंट जो है वो i1 है। अब आइए यहां पे, अब यहां पे देखो ये 20 वोल्ट का सोर्स है, माइनस से प्लस ये भी किधर है, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, करंट को एंटर करेगा। कितना एंटर करेगा, 20 डिवाइड बाय इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया बताओ जरा, तो 20 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10, ठीक है, तो कितना हो गया 2, तो 2 एंटरिंग ये और आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया कि कैसे हमने ये इक्वेशन लिखी है नोडल की। तो फटाफट आप इस तरह से नोडल की इक्वेशन को लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे एक दिक्कत आएगी i1 की। i1 क्या है भाई, क्योंकि देखो एक VA अननोन है जो कि हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये तो हमारा फ्रेंडली है जिसको हमें निकालना है, बट ये फ्रेंडली नहीं आया, ये i1 एक जबरदस्ती का एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया है। अब i1 को VA की टर्म्स में रिप्लेस करो, कैसे रिप्लेस करेंगे जरा देखो। i1 क्या है, i1 इस ब्रांच का करंट है और नीचे की तरफ करंट है, तो किसी भी ब्रांच का करंट अगर निकालना हो अपने को, एंट्रिंग करंट की बात नहीं हो रही, मैं नेट ब्रांच करंट की बात कर रहा हूं। किसी भी ब्रांच का अगर करंट निकालना हो, नेट करंट, अगर सारे सोर्सेज की वजह से अगर किसी भी ब्रांच में नेट करंट निकालना हो तो क्या करोगे बताओ। पहले ये देखो उस करंट की डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है ऊपर वाले जंक्शन से नीचे वाले जंक्शन तक अपने को चलना है, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब निकालें कैसे, अगर हमें i1 निकालना हो तो i1 को निकालें कैसे, क्योंकि आपको ऊपर से नीचे आना है तो इस जंक्शन से आपको शुरू करना है, तो यहां की वोल्टेज को पहले लिखो VA। फिर जैसे आप नीचे चलते जाते हो आप ये देखो कि कितने सोर्सेज बीच में आ रहे हैं, वोल्टेज सोर्सेज, जो भी वोल्टेज सोर्सेज आ रहे हैं उनकी वोल्टेज को ऐड या सबट्रैक्ट करना है इस VA में अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी। जैसे कि देखो यहां पे क्या वोल्टेज थी VA और मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, तो जैसे मैं नीचे आऊंगा सबसे पहले मैंने इस सोर्स को एनकाउंटर किया। अब इस सोर्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस से माइनस आ रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये वोल्टेज मुझे माइनस में लिखनी है, -20, ठीक है। तो यहां से चलो VA नीचे की तरफ आया -20, और फिर इस जंक्शन की वोल्टेज यहां इस जंक्शन पे पहुंच गया, इस जंक्शन की वोल्टेज को फिर से माइनस कर दो। अपने को सिर्फ वोल्टेजेस को देखना है, रेजिस्टेंसेस को अभी नहीं देखना है, क्योंकि अपने को नीचे की तरफ करंट निकालना है। तो यहां से शुरू करो VA -20 -0 और डिवाइड बाय क्या कर दो, अब रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10, ये हमारा i1 हो जाएगा, ये हमारा i1 हो जाएगा। तो आप देखिए i1 को कैसे निकालेंगे, किसी भी ब्रांच के नेट करंट को कैसे निकाला जाता है। एंट्रिंग करंट डिफरेंट चीज होती है, नेट करंट डिफरेंट चीज होता है। i1 देखो जरा, यहां पे जो i1 आपने लिखा ना एंट्रिंग करंट, इस ब्रांच में जो एंट्रिंग करंट था इस सोर्स की वजह से वो डिफरेंट होता है, वो तो होगा 10i1/10, उसके लिए बाकियों को नहीं देखा जाता।
वो केवल इस सोर्स की वजह से है। तो 10i1 अपॉन 10 करोगे तो i1 करंट जो है इस सोर्स की वजह से एंटरिंग करंट होगा इस ब्रांच का, उसको आपने यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन i1 करंट एक्चुअल में क्या है? i1 करंट तो इस ब्रांच का नेट करंट है। तो इस ब्रांच का नेट करंट ऊपर से नीचे का निकालो। कैसे निकालोगे? यहां की वोल्टेज -20 -0, जैसे यहां पे पहुंचोगे यहां की वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाय दिस 10। ठीक है, इस तरह से आप जो है नेट करंट आप इसका निकाल सकते हो। सही है भाई? तो i1 की वैल्यू अपने को VA की टर्म्स में पता चल गई है, वो यहां पे पुट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं पुट करूंगा तो जरा देखो क्या बनेगा, VA और यहां पे क्या हो गया 1/10 प्लस 1/10, तो इधर से पहले से ही था। ये देखिए 7 ये हो गया एंड प्लस i1 की वैल्यू रखो VA -20/10। ठीक है, तो देखो एक ये VA/10 बनेगा और एक 20/10 बनेगा। VA/10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ये VA/10 है ना, इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा ना VA/10 से, तो ये कट जाएगा। दूसरी बात 20/10 ये -2 बनेगा, 7 -2 करोगे तो इधर क्या बचेगा 5, और इधर क्या है VA/10, तो यहां से VA की वैल्यू क्या आ गई बताओ? VA की वैल्यू आ गई 50। VA हमारे पास 50 वोल्ट आ गया। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये 50 वोल्ट है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, 0 के रेस्पेक्ट में 50 है। अगर यहां पे 10 वोल्ट रेफरेंस लेते तो फिर ये 60 होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितना आप रेफरेंस की वैल्यू को बढ़ाओगे उतना ये वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और हमने कैसे डायरेक्ट नोडल की इक्वेशन लिखी है उसको भी एक बार जरा देखिए, और कैसे हमने VA को फाइंड कर लिया है। ठीक है, लेकिन VA थोड़ी ना फाइंड करना था, हमें तो ये ब्रांच करंट फाइंड करना था। तो ब्रांच करंट वो भी नेट करंट बताना है। आप ध्यान रखिए, ये नेट करंट डाउनवर्ड बताना है अपने को, I0 की वैल्यू बतानी है अपने को। तो I0 कैसे निकालेंगे भाई? वो तो I0 तो नेट करंट है इस ब्रांच का, और वो भी नीचे की तरफ। तो मैंने आपको नेट करंट लिखने का तरीका बताया है, इस ब्रांच में इस जंक्शन से इस जंक्शन तक आपको चलना है। ठीक है, और क्योंकि आप इस जंक्शन से शुरू कर रहे हो तो इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है? वो वोल्टेज है मेरी VA। तो VA से स्टार्ट करो, नीचे आते चले जाओ, जो भी वोल्टेज सोर्सेज आ रहे हैं उनको लिखो। तो यहां पे वोल्टेज सोर्स क्या आ गया बताओ जरा? ये तो प्लस से माइनस आ रहा है, तो -10i1 कर दूंगा मैं, और फिर जैसे ये करूंगा फिर इस जंक्शन पे पहुंच जाऊंगा तो -0 डिवाइड बाय क्या कर दो? इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस 10। ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इस ब्रांच का नेट करंट आएगा ऊपर से नीचे का। सही बात है, ये आंसर आएगा अब I0 का। लेकिन दिक्कत ये है कि VA की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, लेकिन 10i1 की वैल्यू नहीं पता चली। उसके लिए हमें I1 चाहिए। I1 हम यहां से निकाल लेंगे भाई, VA की वैल्यू पता है ना, तो I1 आ जाएगा। VA की वैल्यू 50 है, 50 की वैल्यू पुट कर दो तो I1 आ जाएगा 3 एम्पियर। 3 पुट करोगे यहां पे तो ये बनेगा 30, और VA है हमारा 50, 50 - 30 20 बन गया, डिवाइड बाय 10 तो 2 एम्पियर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो कि कैसे हम ब्रांच करंट निकालेंगे। आई होप आपको समझ आया कि ब्रांच करंट कैसे कैलकुलेट होगा। बड़ा आसान है, नोडल की इक्वेशन लिखना सीखो आप। ठीक है, दूसरा एक और चीज देखो, हमने पूछा था कि भाई डिपेंडेंट सोर्स कितनी पावर को कंज्यूम करेगा। पहली बात तो आप ये देखो, इस पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है ना, तो इसका मतलब पावर कंज्यूम करेगा। और कितनी पावर कंज्यूम करेगा? लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था, ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एब्जॉर्ब करेगा बताओ जरा? 10i1 तो इसके वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, और इनटू में क्या कर दो? I0 कर दो, और I1 की वैल्यू भी पता है, I0 की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू पुट कर दो। इतने वॉट की पावर जो है ये एब्जॉर्ब करेगा सोर्स। यही तो आपसे पूछा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे आप नोडल की डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे। अब इसमें और भी बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, वो मैं बताऊंगा आपको साथ साथ। कैसे इक्वेशन लिखते हैं डायरेक्टली वो मैंने आपको बताया, और डिपेंडेंट सोर्स को कैसे हैंडल करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया। तो आपको बस ये एंट्रिंग करंट देखना अगर आ जाए ना, तो आप फटाफट इक्वेशन लिख दोगे। ठीक है ना? चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो कई बार क्या होता है, हमें सर्किट दिया होता है और उस सर्किट में किसी ब्रांच में करंट निकालना होता है, लेकिन उस सर्किट में जंक्शंस जो है वो 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे यहां पे 2 जंक्शन थे, तो 2 जंक्शन में एक को रेफरेंस मान लिया और एक को आपने अननोन मान लिया, तो एक ही वेरिएबल आया ना, ये VA, यही तो वेरिएबल आया। बट कई बार क्या होता है, 2 से ज्यादा जंक्शन होते हैं। अब जब 2 से ज्यादा जंक्शन होंगे तो उनमें से एक को तो आप रेफरेंस मान लोगे। सोचिए 3 जंक्शन है, 3 में से एक को आपने रेफरेंस मान लिया, लेकिन स्टिल आपके पास क्या है, 2 जंक्शन बचेंगे, तो एक को VA मानना पड़ेगा, दूसरे को VB मानना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल आ गए। अब 2 वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व करना लंबा काम है भाई। और हमारे अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो गेट एग्जाम में 2 वेरिएबल की इक्वेशन को हम नहीं सोल्व करेंगे, हम उसको अवॉइड करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी सिचुएशन में हमें जंक्शंस को मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज करने का क्या तरीका होता है? उसके कई सारे तरीके होते हैं मिनिमाइज करने के। एक होता है सोर्स कन्वर्जन, सबसे ज्यादा जो यूज होता है मिनिमाइजेशन के लिए वो होता है सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन कैसे, जरा देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स दे रखा है इस तरह का,
ठीक है, आपके पास मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स है V0 और ये रेजिस्टेंस है R0, ठीक है, ये मान लीजिए कोई सर्किट लगा हुआ है V0 और उसके सीरीज में R0 लगा हुआ है। आप इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से, मतलब ये जो रेजिस्टेंस R0 जो सीरीज में लगा हुआ था वोल्टेज सोर्स के, ये पैरेलल में आ जाएगा और इस करंट सोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी V0 अपॉन R0। दूसरी बात, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी? जिसका जो माइनस से प्लस इसका ऊपर की तरफ है ना, माइनस से प्लस वोल्टेज सोर्स को ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही दिखाएंगे। इस तरह से आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो वही AB यहां पे आप दिखाओगे, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर करंट सोर्स आ रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, R0 को यहां पे सीरीज में लगा देना है और करंट सोर्स की मल्टीप्लीकेशन कर देनी है इस R0 के साथ, वो आपके वहां V0 की वैल्यू आ जाएगी यहां पे। और डायरेक्शन किधर आएगी? पोलैरिटी किधर आएगी? करंट सोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, तो वोल्टेज सोर्स में माइनस टू प्लस ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा? आप जंक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हो। लेकिन इसमें बड़ा ध्यान देना है आपको, कई बार हमें नहीं कन्वर्ट करना होता, ये कन्वर्जन अप्लाई नहीं करना होता और गलती से आप कर देते हो और वहां पे आप गलती कर बैठते हो, तो उनको भी जरा, उन कंडीशंस को भी जरा देखते हैं। बट पहले एक दो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जरा देखिए, सोचिए मेरे पास एक सर्किट है और सर्किट कुछ इस तरह का है। सोचिए हमने ऐसा कोई सर्किट दे दिया, ठीक है। मैं अभी फिलहाल डिपेंडेंट सोर्स कोई भी नहीं डाला हूं। 10 वोल्ट, 10 ओम, 20 वोल्ट, 10 ओम, 5 ओम, 2 एम्पियर, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 ओम, ये भी 10 ओम है, ये 5 ओम, 5 एम्पियर। सोचिए ऐसे दे रखा आपको सर्किट, कुछ इस तरह का दे रखा है और आपसे पूछा है बताओ ये करंट क्या आएगा। ये वाला जो इस डायरेक्शन में जो करंट है इसको मैं I0 लिख देता हूं। आपसे पूछ लिया फाइंड I0, इस करंट की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस सर्किट में तो कितने जंक्शन है पहले ये देखिए, ठीक है। इसको हम नोडल से ही करेंगे सोल्व। एक जंक्शन तो ये हो गया, एक ये जंक्शन हो गया और एक ये जंक्शन हो गया। टोटल कितने जंक्शन है? 3 जंक्शन है। 3 में से एक को रेफरेंस मान लो, तो जो सबसे नीचे होता है जनरली उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने रेफरेंस मतलब 0 वोल्ट दे दिया इसको, ठीक है। ये हमारा 0 वोल्ट पे आ गया। तो एक को फिर हमें VA लिखना होगा, दूसरे को VB लिखना होगा। अब आप सोचिए, एक VA है एक VB है, अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, ठीक है। उसको सोल्व करना बहुत मुसीबत हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर ये I0 करंट कैसे निकालें? एक काम करते हैं, जंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, सिंगल जंक्शन में इसको कन्वर्ट कीजिए, सिंगल अननोन जंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। यहां पे 2 अननोन है। अब सिंगल अननोन कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कैसे समझें? तो उसको जरा देखते हैं कि कैसे हम सिंगल अननोन में कैसे इसको कन्वर्ट करें। देखिए, हमें ये करंट निकालना है ना, तो इस ब्रांच को तो छेड़ना नहीं है, ये ब्रांच नहीं हिलनी चाहिए भाई। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पूरी एक ब्रांच है ना, इसको यूं का यूं रखना। इससे पीछे जो ये ब्रांच है इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसको हटा दो, इसको मिनिमाइज करके सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट कर दो। 2 ब्रांच है ना, एक इधर और एक इधर, उसको आप सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि इस साइड को आप कन्वर्ट करके एक बना दो, कोई भी कर दो, इसको मत छेड़ो। लेकिन जिस ब्रांच में करंट पूछा है ना उस ब्रांच को नहीं छेड़ना है, बाकी आप किसी को भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आएगी? प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि इनको कैसे हम मिनिमाइज करें, इसको कैसे हम सिंगल में कन्वर्ट करें। तो सोर्स कन्वर्जन लगाओ। कैसे लगाओगे सोर्स कन्वर्जन? जरा देखिए, थोड़ा आपको फास्ट होना है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। जरा देखिए भाई, ये 10 और 20 सीरीज में आ गए, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस है। मैंने आपको बताया था इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 10 ओम को आप पैरेलल में लिख दो और यहां पे 2 एम्पियर दिखा दो। 10 ओम ऐसे आ गया और यहां पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स हमने ऊपर की तरफ लगा दिया।
ठीक है। 2 एम्पियर क्यों भाई? क्योंकि 20 वोल्ट डिवाइड बाय 10 करोगे ना, तो 20 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 2 आएगा, और माइनस से प्लस क्योंकि ऊपर की तरफ था तो करंट सोर्स को ऊपर की तरफ दिखाओगे। ठीक है, तो ये हमने करंट सोर्स को दिखा दिया। अब अगला सवाल देखिए, अब आगे बढ़ते हैं ना, अभी तो पूरा हुआ नहीं है ना। इस ब्रांच में 5 एम्पियर का करंट सोर्स दे दिया है, लेकिन इसके सीरीज में रेजिस्टेंस दे रखा है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर अब तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता तो कन्वर्ट कर पाते, यहां पे तो सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया, इसका क्या करें? देखो, जिस भी ब्रांच में करंट सोर्स आ जाता है ना, उस ब्रांच में जो बाकी और एलिमेंट होते हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो कहीं नोडल की इक्वेशन में यूज नहीं होते। जैसे ये 5 ओम आ रखा है इसके सीरीज में, ये 5 ओम कहीं अपीयर नहीं होगा, तो एक काम करते हैं ना, इस 5 ओम को हटा ही देते हैं। अगर ये ना भी होता तब भी जो नोडल की इक्वेशन आती है वो वही की वही आती, नोडल इक्वेशन बदलती नहीं। अगर मैं इस 5 ओम को हटा भी देता तब भी मेरी जो नोडल की इक्वेशन आती वी और वीबी की वो वही आती। तो करंट सोर्स जिस ब्रांच में आ जाए उस ब्रांच में केवल करंट सोर्स को ही दिखाया करो, बाकी सब चीजों को हटा दो बेशक, क्योंकि हमें इस रजिस्टर के अगर कोई वोल्टेज या पावर तो कैलकुलेट करनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ऐसे ही आप यहां पे देखो, इस ब्रांच में केवल करंट सोर्स आ रखा है, बाकी और भी एलिमेंट आ रखे, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, खासकर इनको डिसाइड करने में इनका कोई रोल नहीं आएगा। आप इनको रिमूव कर सकते हो, सीधा एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स यहां पे दिखा सकते हो। इस रूल को याद रखिए, ठीक है, ये आपको बहुत फास्ट कर देगा बहुत सारी जगह पे। तो जरा देखो, मैंने यहां पे 5 ओम हटा दिया। अब देखो, ये 5 एम्पियर और ये 2 एम्पियर ये पैरेलल में आ गए, ये 2 एम्पियर ऊपर की तरफ है, 5 एम्पियर भी ऊपर की तरफ है, तो इनको एक ही जगह दिखा देता हूं और दोनों को जोड़ देता हूं, 5 और 2 7। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे हटा के और यहां पे क्या लिख देता हूं, 7 एम्पियर लिख देता हूं ऊपर की तरफ। सही बात है भाई, ये हो गया 7 एम्पियर। अब बताइए, अब देखो ये 10 ओम और ये 7 एम्पियर ये पैरेलल में है, 10 ओम के पैरेलल में 7 एम्पियर, तो अब यहां पे मैं सोर्स कन्वर्जन लगा सकता हूं, मैं इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां पे मेरा 10 ओम है, उसके सीरीज में क्या आ जाएगा, मेरे पास वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, उसके सीरीज में वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो माइनस से प्लस ऊपर की तरफ आएगा, और कितना आएगा 7 × 10 तो 70 वोल्ट आएगा, 70 वोल्ट। अब यहां पे हमें दिखाना होगा, और इस करंट सोर्स को मैं हटा देता हूं यहां से, इस करंट सोर्स का अब कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है इधर वाली साइड को। अब आप सोचो, क्या ये जंक्शन रहा ना? अब ये जंक्शन नहीं रहा, क्योंकि अब एक ब्रांच इधर है एक ब्रांच इधर है, तो 2 ही ब्रांच मिल रही है यहां पे, तो वीबी को हटा दो अब। ठीक है, अब ये सर्किट रह गया हमारे पास। हमें निकालना है इस डायरेक्शन में करंट, नीचे से ऊपर का नेट करंट निकालना है इस ब्रांच का। तो मैंने आपको ब्रांच करंट बताया है कैसे लिखते हैं, I नोट, क्योंकि आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, तो नीचे वाले जंक्शन से शुरू करो, यहां से शुरू करो। यहां की वोल्टेज क्या है 0, और आपको सारे वोल्टेज सोर्सेज देखने हैं यहां तक। तो आप बताओ, ये माइनस से प्लस चलोगे तो जुड़ जाएगा 70, फिर आ जाओ यहां पे प्लस से माइनस जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -10, एंड माइनस में यहां की वोल्टेज, जैसे ही जंक्शन पे लैंड करोगे यहां की वोल्टेज को माइनस कर देना। तो हमने पहले क्या किया, सारी वोल्टेजेस को देखा, बस यहां पे 0 थी, +70 -10 -VA डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच का। टोटल रेजिस्टेंस क्या है इस ब्रांच का बताओ जरा, 20, 10 ये 10 ये सीरीज में है तो 20, ये हमारा क्या होगा, I नोट होगा। सही है, तो उसके लिए हमें VA की जरूरत पड़ेगी ना भाई, VA निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप I नोट को निकाल पाओगे। और VA निकालने के लिए नोडल लगाते हैं, VA यहां की वोल्टेज है, उसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिखो। तो VA का कोफिशिएंट बताओ क्या क्या आएगा, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस देखो क्या है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस देखो क्या है, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस देखो क्या है, सबको उल्टा करके ऐड कर दो। तो बताओ इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम है, 10 ये सीरीज में तो 20 हो जाएगा ना, तो 1/20 प्लस इस ब्रांच में करंट सोर्स आ गया है, तो ये रेजिस्टेंस को नहीं लिखेंगे। जिस ब्रांच में करंट सोर्स आ जाए उसको नहीं लिखना होता, उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को नहीं लिखना होता। ठीक है, तो ये 5 ओम नहीं लिखेंगे। अब आ जाओ इस ब्रांच में, इस ब्रांच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो देखो, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक देखना है अपने को, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ये और 10 ये 20 हो गया भाई, तो 1/20 ये कर दो। सही है भाई, इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंट्रिंग करंट। अब एंट्रिंग करंट देखो क्या होगा, इस ब्रांच में देखो, इस ब्रांच में कितना एंट्रिंग करंट होगा, इस ब्रांच में देखो एक ही वोल्टेज सोर्स है ये 20, और माइनस से प्लस नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब एंटर नहीं कराएगा, ये लीव कराएगा। कितना लीव कराएगा बताओ, 20 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच, 20/20, इसका मतलब -1 लिखेंगे। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में एंटर नहीं करा रहा है, ये लीव करा रहा है। और एंट्रिंग करंट देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप जिस ब्रांच में एंट्रिंग करंट देखना चाह रहे हो उस ब्रांच में देखो वोल्टेज सोर्स कितने हैं, जो वोल्टेज सोर्स है उनकी पोलैरिटी भी देख लिया करो। जो पोलैरिटी है वो डायरेक्शन को डिसाइड करेगी करंट की, और कितना होगा 20 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच 20। 1 एम्पियर जो है इस सोर्स की वजह से इस ब्रांच में एंट्रिंग करंट होगा, एक नहीं -1। क्यों, क्योंकि 1 एम्पियर तो लीविंग है, जबकि हमें एंट्रिंग लिखना है इधर -1। ये जो -1 है ना नीचे की तरफ, जो लीविंग करंट हमने बोला, ये नेट करंट नहीं है इस ब्रांच का,
ये अकेले इस सोर्स की वजह से इस ब्रांच में लीविंग करंट है 1 एम्पियर और एंट्रिंग क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इस ब्रांच में। इस ब्रांच में तो करंट सोर्स ही आ गया, तो इस ब्रांच का जो एंट्रिंग करंट होगा इस नोड में वो कितना होगा, वो 2 होगा, तो सीधा सीधा +2 लिख दो। अब आ जाओ इस ब्रांच में। इस ब्रांच में देखो ये जो 70 वोल्ट है ये तो एंटर कराएगा और ये जो 10 वोल्ट है ये लीव कराएगा। देखो इसका माइनस से प्लस इधर है और 70 का माइनस से प्लस ऊपर की तरफ है, तो 70 की वजह से इस जंक्शन में करंट एंटर करेगा और 10 की वजह से इस जंक्शन में लीव करेगा। तो नेट इफेक्ट किसका होगा, 70 एंटर 10 लीव, तो दोनों में अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो 60 वोल्ट का एंटरिंग करंट होगा। 60 वोल्ट जो है वो एंटरिंग करंट देगी। कितना देगी, 70 - 10 60 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 20, तो 60/20 कितना हो गया 3, तो 3 एम्पियर जो है वो एंटरिंग करंट आएगा यहां पे। सही है भाई। तो यहां से जो VA की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/20 + 1/20 ये कितना हो गया 1/10 हो गया। 10 को इधर ले आओ तो ये 40 वोल्ट आ गया। इसका मतलब यहां की वोल्टेज मेरे पास 40 वोल्ट आ गई। अब 40 वोल्ट यहां पे पुट कर दो भाई, आपके पास क्या आ जाएगा, I नोट की वैल्यू आ जाएगी। तो समझिए कि डायरेक्ट कैसे इक्वेशन लिखते हैं नोडल की। देखो एक लाइन में हमने लिख दिया। अब ये तो मैं समझा रहा हूं तो मुझे इतना समय लग रहा है, अदरवाइज मैं 1 सेकंड में लिखता इसको। ठीक है, इतना फास्ट हो गया हूं मैं डायरेक्ट नोडल की इक्वेशन लिखने में। तो समझिए। दूसरी बात आप देखो सोर्स कन्वर्जन मैंने कैसे लगाया है। सोर्स कन्वर्जन में हमें कई बार करंट सोर्स जो है वो डराता है। करंट सोर्स के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस आ गया या कोई वोल्टेज सोर्स आ गया तो हमें लगता है कि भाई उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। भाई जब इस ब्रांच का हमें कोई और रोल है ही नहीं, इसमें करंट सोर्स आ गया तो ये डिसाइड ही नहीं करेंगे बाकी वोल्टेज को, तो इनको हटा दो यार, सिंपल एक करंट सोर्स ही दिखा दो और उससे फिर आगे का सोल्व कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरह देखिए, कई बार जो है वो आप सोर्स कन्वर्जन लगा नहीं पाओगे, या फिर अगर आपको लगाना होगा तो आपको बड़े ध्यान से लगाना होगा, बड़े ही समझदारी के साथ आपको सोर्स कन्वर्जन लगाना होगा। ठीक है, जरा देखिए कैसे। सोचिए मेरे पास कुछ इस तरह का सर्किट है। I1 और ये वोल्टेज है V नोट, 10 ओम 20 वोल्ट। यहां पे दे रखा है 20 ओम, ये है 40 वोल्ट। ठीक है, और ये करंट है I1। यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहां पे भी लगा हुआ है और यहां पे एक और रजिस्टर लगा हुआ है। ऐसे सर्किट दे रखा है। ठीक है, ये 10 ओम है, सोचिए ये भी 10 ओम है, ये 20 ओम ले लेते हैं। ठीक है, या चलो इसको भी 10 ओम ही ले लो, थोड़ा इजी रहेगा ना कैलकुलेशन। इस तरह का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आपको मान लीजिए बताना है एक मिनट, यहां पे डिपेंडेंट ले लेता हूं मैं। चलिए मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, यह है 40 V नोट। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये ब्रांच का करंट। सोचिए ये वाला करंट बताना, I नोट, फाइंड I नोट। I नोट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई I नोट को, कैसे हम यहां से निकालेंगे। जरा देखो, पहली बात आप ये समझो कि ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये I1 पे डिपेंड कर रहा है और I1 जो है इस ब्रांच का करंट है, और ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये V नोट पे डिपेंड कर रहा है और ये V नोट इस ब्रांच की वोल्टेज है। अच्छा, जंक्शन कितने हैं, एक जंक्शन ये हो गया, एक ये जंक्शन हो गया और एक ये जंक्शन हो गया। टोटल 3 जंक्शन है, जिनमें से एक को आप रेफरेंस मान सकते हो, इसको आप VA बोल दीजिए, इसको आप VB बोल दीजिए। 2 अननोन है, तो I1 ये I नोट निकालने के लिए हमें दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। अब 2 इक्वेशन, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी और वो इससे तो हमारे प्रॉब्लम बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें मिनिमाइज करना होगा जंक्शन को। तो क्या कर सकता हूं मैं, इधर से मिनिमाइज कर सकता हूं या इधर से मिनिमाइज कर सकता हूं, 2 तरफ से मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूं। अब किधर से करूं मिनिमाइज, सवाल यह है किधर से मिनिमाइज करूं। एक काम करते हैं, इधर से मिनिमाइज करने की सोचते हैं। अगर आप इधर से मिनिमाइज करने की सोचते हो तो आपको ये दोनों मर्ज करनी पड़ेंगी ब्रांचेस। अगर आप दोनों को मर्ज करोगे तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत क्या आएगी कि इस ब्रांच की जो वोल्टेज है ना वो इसको डिसाइड कर रही है।
तो आप इस ब्रांच को मर्ज नहीं कर सकते हो, समझिए इस चीज को। इस ब्रांच की जो वोल्टेज है वो इसको डिसाइड कर रही है भाई, इधर वाली साइड को। तो आपने अगर मर्ज कर दिया तो वी नोट कहां जाएगा, ठीक है, ये बड़ी एक दिक्कत है ना। तो ऐसे केस में आपको सोर्स कन्वर्जन नहीं अप्लाई करना, अवॉइड कीजिए सोर्स कन्वर्जन को अप्लाई करना। तो आप बोलोगे सर ठीक है इधर तो नहीं कर सकते, तो क्या इधर कर सकते हैं? इधर भी देखो दिक्कत आएगी। कैसे भाई? इस ब्रांच के साथ ये ब्रांच आपको मर्ज करनी पड़ेगी, और मर्ज करने के लिए क्या जरूरी है बताओ जरा? इस ब्रांच का जो करंट है वो इसको डिसाइड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने मर्ज कर ही दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी बताओ? फिर I1 कहां दिखाओगे? अगर ये मर्ज हो गया तो I1 कहां दिखाओगे फिर? तो एक तरह से हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर जगह दिक्कत है। इधर भी मर्ज नहीं कर सकते, इधर भी मर्ज नहीं कर सकते, तो फिर मिनिमाइज कैसे करें फिर इनको? ऐसे केस में तो फिर मिनिमाइजेशन हो नहीं पाएगा, और अगर दो वेरिएबल के साथ लेके चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर यहां पे एक ही अननोन होता, सोचिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो हमें मिनिमाइज करने की जरूरत भी ना पड़ती। अब क्योंकि यहां पे दो अननोन है और हमें यहां पे मजबूरी है कि हमें मिनिमाइज करना ही होगा, क्योंकि अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ऐसे केस में डिपेंडेंसी को शिफ्ट कीजिए। इसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब जो जैसे ये जो वोल्टेज है इस ब्रांच की वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना, इसको किसी और पे डिपेंड करो, किसी और जगह भेजो इसको। आप बोलोगे सर किसी और जगह कैसे भेजें? ऐसे कैसे भेज देंगे भाई? जो डिपेंडेंसी है ना इस वोल्टेज सोर्स की, वो इस वोल्टेज पे है ना, तो ये डिपेंडेंसी अगर हम किसी इधर वाली साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहां से डिपेंडेंसी हट जाएगी और इसको फिर हम मिनिमाइज कर पाएंगे इजीली। सही है। अब इसको डिपेंडेंसी को शिफ्ट कैसे करें, उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना होगा। जरा देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V नोट है तो इसमें करंट कितना होगा डाउनवर्ड, ओम्स लॉ के हिसाब से V नोट डिवाइड बाय 10। इसका मतलब इस ब्रांच में जो डाउनवर्ड करंट आएगा वो आएगा V नोट डिवाइड बाय 10। सही बात है भाई, एक बार देख लो, V नोट डिवाइड बाय 10, सही है। ये करंट आपका नीचे की तरफ आएगा, तो इस ब्रांच में नीचे की तरफ जो करंट है वो है V नोट डिवाइड बाय 10। दूसरी बात, यहां की वोल्टेज क्या आएगी जरा देखो। अगर यहां पे 0 वोल्ट मान लेता हूं तो यहां की वोल्टेज क्या बनेगी? माइनस से प्लस चलोगे तो जुड़ जाएगा 10 I1, और उसमें V नोट और जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो वोल्टेज बनेगी वो बनेगी V नोट प्लस 10 I1। एक बार जरा देखो भाई सही है क्या? यहां पे अगर 0 वोल्ट है तो यहां की वोल्टेज बनेगी V नोट प्लस 10 I1 ये, और V नोट ये, माइनस से प्लस ये भी जुड़ गया और माइनस से प्लस ये भी जुड़ गया, तो यहां की वोल्टेज बन गई V नोट प्लस 10 I1, और यहां की वोल्टेज है 0। तो इसका मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज मुझे पता चल गई। ऊपर है V नोट प्लस 10 I1, नीचे है 0, तो करंट कितना आएगा बताओ? यहां पे करंट आएगा V नोट प्लस 10 I1 अपॉन 10। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V नोट बाई 10 प्लस I1। ये करंट इस ब्रांच में आएगा। सही है भाई, एक बार जरा देख लो, इस ब्रांच का करंट आ गया V नोट बाई 10 और इस ब्रांच का करंट आ गया V नोट बाई 10 प्लस I1। तो आप बताओ KCL के अकॉर्डिंग ये जो करंट आएगा ये कितना आएगा? इधर का जो करंट आएगा वो कितना आएगा? इधर का जो करंट आएगा इस तरफ वो इन दोनों का सम बनेगा, और वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा I1 प्लस V नोट बाई 5। सही है भाई। तो एक काम करता हूं अब इस करंट को इस तरफ I1 प्लस V नोट बाई 5 रख देता हूं, और इस V नोट को हटा देता हूं, ये V नोट को हटा देता हूं, ये सब हटा देता हूं, ठीक है। ये सब हमने हटा दिया, इस वोल्टेज को भी हटा दिया, सब हटा दिया हमने, ठीक है। और हमने क्या किया? हमने इस डायरेक्शन में जो करंट है ना, ये जो करंट है इसको हमने लिख दिया I1 प्लस V नोट बाई 5, ठीक है। इस करंट को लिख दिया। तो आप देखिए ये जो ब्रांच का करंट है उससे हम V नोट निकाल सकते हैं, और V नोट इसको डिसाइड करेगा फिर। तो हमने क्या किया? हमने इधर की जो डिपेंडेंसी थी ना वो सारी हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसको इन दोनों को हम मर्ज करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया? हमने ये जो वोल्टेज V नोट दे रखा था पहले, उसकी वजह से ये करंट निकाला, अच्छा यहां की वोल्टेज निकाली, उसकी वोल्टेज से फिर ये करंट निकाला, फिर इन दोनों करंट को सम करके वो टोटल करंट हमने इधर दिखा दिया। ये करंट जो है वो आपका इधर है। अब यहां से V नोट को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। इसको मर्ज भी कर दोगे तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो करंट होगा उसमें V नोट छुपा हुआ होगा, और उससे V नोट निकाल के यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो आप। उससे क्या होगा? उससे ये सोर्स डिसाइड हो जाएगा। तो आप देखिए डिपेंडेंसी इस ब्रांच से हमने इस ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है। दूसरी बात, यहां पे जो एक्चुअल करंट हमें निकालना था I नोट, दैट I नोट विल बी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? I1 प्लस V नोट बाई 5। मतलब I नोट की जो वैल्यू आएगी वो भी हम इसके नेगेटिव से निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहां से हमने V नोट को हटा दिया, दूसरी जगह पे ले गए। तो देखिए कैसे डिपेंडेंसी शिफ्ट होती है। अब आगे क्या करेंगे? आगे तो बहुत आसान है भाई।
आप देखो ये वोल्टेज सोर्स और जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, तो इनको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 10 ओम जो है ये पैरेलल में आ जाएगा और यहां पे आपका करंट सोर्स बन जाएगा 10i1/10, तो i1 एम्पियर का करंट सोर्स आ जाएगा यहां पे। सही है, तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर 10 और 10 जो है पैरेलल में है, इनको आप क्या कह सकते हो, इनको आप 5 ओम बना सकते हो, पैरेलल ले लो। और फिर 5 ओम और करंट सोर्स जो है ये वापस पैरेलल में आ गए, तो इनको हम वापस से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो 5 ओम है ये आपका यहां पे सीरीज में आ गया, ठीक है, और 5 × i1 करोगे तो ये आपका वोल्टेज सोर्स बन गया। ठीक है भाई, एक बार जरा देख लीजिए, इस तरह से हमने इसको दिखा दिया। और ये जो करंट है इस तरफ, ये करंट है i1 + v0/5। अब जरा देखो अब कितने जंक्शन हैं। अच्छा, ये ब्रांच इस तरफ का करंट हमें फाइंड करना है, ये हमें अननोन है जो फाइंड करना है। ये तो खैर बाद में कर देंगे, इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने सर्किट को मिनिमाइज कर दिया, एक बार मिनिमाइज हो गया, अब केवल एक जंक्शन रहा है बस VB। हाँ, और हमें निकालना है इधर का करंट। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अब यहां पे नोडल की इक्वेशन लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो एक ही अननोन है, बस हमने डिपेंडेंसी को शिफ्ट कर दिया और उसके बाद एक अननोन है, अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, नोडल की इक्वेशन लिखेंगे। जरा देखिए VB का कोफिशिएंट बताइए भाई, VB का क्या कोफिशिएंट आएगा। इधर से क्या बनेगा 1/15, 10 ये 5 ये टोटल रेजिस्टेंस 1/15 होगा, प्लस 1/10 प्लस इधर का बताओ 1/20। सही है, और बराबर की इधर क्या हो जाएगा एंटरिंग करंट। एंटरिंग करंट देखो इस ब्रांच से कितना करंट आएगा 5i1/15, तो i1/3 देखो ना, 5i1 के ऊपर की तरफ देखा ना करंट को, 5i1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15 है, तो i1/3 हो गया एंटरिंग। ये कितना देगा, ये 2 एम्पियर एंटर कराएगा, और ये कितना, ये तो लीव कराएगा भाई, डाउनवर्ड है ना, तो माइनस कितना होगा 40 v0 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो v0। ये हमारा इस ब्रांच का लीविंग करंट आ गया। लीविंग है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो अब जरा देखो यहां पे क्या दिक्कत दे रहा है, यहां पे दिक्कत दे रहा है i1 एंड v0। हमें इनको VB के टर्म्स में निकालना होगा। i1 एंड v0 अगर एक बार आ गया VB के टर्म्स में, तो हम यहां से VB को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो i1 एंड v0 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ VB कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए भाई, इधर का जो करंट है ना उसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है, ठीक है, और इधर की वैल्यू, इधर का टोटल करंट है, ध्यान रखना, इधर का नेट करंट है इस ब्रांच का, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। और तो इस इधर वाला करंट VB की टर्म्स में निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, मैं कह सकता हूं i1 + v0/5 विल बी इक्वल टू, ये जो करंट है इस तरफ क्या करंट होगा बताओ, यहां से शुरू करो एक जंक्शन से और दूसरे जंक्शन तक चलो, तो यहां से शुरू करते हैं VB -5i1 -0 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15। सही है भाई, तो यहां से i1 वाले टर्म्स को इधर ले जाता हूं, तो i1 + i1/3, यहां से i1/3 निकलेगा ना, इज इक्वल टू या प्लस v0/5 इज इक्वल टू VB/15। तो हमने क्या किया, हमने i1 एंड v0 को VB के टर्म्स में लिख लिया, i1 एंड v0 को VB के टर्म्स में लिख दिया। सही है भाई, यहां तक तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4i1/3 प्लस v0/5 इज इक्वल टू VB/15। एक बार जरा देख लो भाई, सही है क्या, मेरे हिसाब से सही है। लेकिन एक दिक्कत है, इससे हम i1 एंड v0 को अलग अलग नहीं निकाल सकते इन टर्म्स ऑफ VB, हमें तो अलग अलग चाहिए ना। तो एक और जरा देखिए, एक और ये जो करंट है ना डाउनवर्ड i1 देखो इस ब्रांच का नेट करंट है डाउनवर्ड, तो इसको भी हम VB के टर्म्स में लिख देते हैं। तो कैसे लिखोगे बताओ जरा, i1 विल बी इक्वल टू, बताओ यहां से शुरू करो, VB + 40 v0 -0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 40। तो यहां से हमारे पास एक और रिलेशन आ गई है, ठीक है, और वो क्या आई है, वो आई है 40i1 -40 v0 इज इक्वल टू VB। ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गई है, 40i1 -40 v0 इज इक्वल टू VB। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, तो यहां से i1 एंड v0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ VB आ जाएगी। वो पुट कर दो, VB की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद एक बार VB आ गया तो VB की हेल्प से फिर हम i0 एंड v0 भी i1 एंड v0 कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे हम टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा देखिए कि कैसे हम मिनिमाइज करते हैं, प्रॉब्लम को समझिए, मिनिमाइजेशन कैसे किया जाता है, जंक्शन को कैसे मिनिमाइज करते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि आज के एपिसोड का टाइम हो गया है। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम नोडल की इक्वेशन को लिखते हैं जब जंक्शन की वोल्टेज 0 के अलावा कुछ और हो, या फिर कोई सुपर नोड आ जाए, तो कैसे नोडल की इक्वेशन लिखी जाती है डायरेक्टली।
वो भी हम देखेंगे। और मिनिमाइजेशन का केवल यही तरीका नहीं होता सोर्स कन्वर्जन, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मिनिमाइजेशन के, वो आगे चल के भी आप सीखोगे। तो खैर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।